बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला शुरू वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नन्हे मुन्नों का हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा? विद्या। यही जरूरत है सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए बाबूजी? दिल्ली से है सर। दिल्ली से है? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मैं सर टूर गाइड हूँ। अच्छा, टूर गाइड है। अच्छा, तो कैसा रहा इस बार ये हफ्ता? सर थोड़ा सही नहीं रहा क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा चेंज। हाँ, कोहरा ज्यादा रहा इसलिए हफ्ता नहीं। फ्लाइट्स बहुत लेट आई। बहुत फ्लाइट्स डिले रही और ट्रेन भी डिले रही थोड़ी। ये वो मौसम ऐसा होता है। खराब हो गया सर इस वजह से। लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा आज तो राहत थी 2 दिन से। जी, आज थोड़ा ठीक लगा। मेरे साथ साउथ अफ्रीकन गेस्ट हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग। अच्छा, साउथ अफ्रीकन गेस्ट हैं आपके साथ? बहुत अच्छी बात है। उनको देश दिखाइए, देश के बारे में बताइए, बहुत सारी चीजें समझाइए। कल आगरा जाएंगे लेकर के उनको। कल आगरा जरूर जाइए, वहां दिखाइए उसको। ताजमहल दिखाइए। गुजरात जाइए, गुजरात दिखाइए। मध्य प्रदेश जाइए, है ना जी, हर जगह जाइए। आप कहाँ से आई? पंजाब। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से? अमृतसर। अमृतसर से? अमृतसर भी जाइए। हाँ, गुरुओं की धरती है। हाँ, वहाँ पे एक बार स्नान भी कराइए। हाँ जी, जरूर कराइए। उस डुबकी जरूर दिलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। ठंड ज्यादा है क्या? नहीं, आप तो नहीं है ठंड ज्यादा? हाँ, बहुत बढ़िया है। कहाँ से आना हुआ? हम तो द्वारिका दिल्ली से। अच्छा, द्वारिका दिल्ली से। हम समझे वहाँ वाली द्वारिका। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या उम्र हो गई आपकी? नहीं, 72 साल। हाँ, अभी तो लग रहा है इसे 18, 20, 25 लग रहा है ऐसा। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ बच्चे? दिल्ली। दिल्ली से। क्या नाम है? वंदिता। वंदिता। और आप भैया कहाँ से आए? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो मेहमान अभी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ, उनसे परिचय करा देता हूँ और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आना हुआ साहब? जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। और बाबू कहाँ से आए? वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। ये कोई नया जिला है क्या? कि झांसी है? झांसी है। और गले की फांसी कही जाती है? झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार और ललितपुर ना छाड़िए जब तक मिले उधार। नहीं, ये पुरानी बात है। वो झांसी जो है वो रानी के नाम से ही जानी जाती है। वो किला है वहां पे। बहुत अच्छी बात है। और झांसी भी घुमाइए। हाँ, जरूर जाइए। वो जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराता हूँ, परिचय कराता हूँ। और जो 2 लाख 2, 4, 5 लोग हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा, सिलसिला जोड़ूंगा। कहाँ से आई आप? मैं प्रयागराज। प्रयागराज से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। आजकल तो माघ का मेला लगा है वहां पे, भीड़ है खूब। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और आप कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल वाला बोलता भी धीरे से है। बहुत शांत प्रिय इलाका है। बहुत शांति के साथ बताएगा कि मैं हिमाचल। जो झांसी वाला, जरा सा पूछ लो झांसी वाले से, पहले किलोमीटर लंबा वो अपना तारुफ देता, परिचय देता है, उसके बाद बोलता है। हिमाचल धीरे से बोलेगा। हिमाचल बहुत बहुत। हाँ, ठंड होती है लेकिन पंगा न ले लेना कहीं। हाँ। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राहुल यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आज पहली बार हमारे यहाँ शो में आ रहे हैं और जो हमारे यहाँ का जो परिचय है, हमारे यहाँ की जो रिवायत है, जो रिवाज है, वो ये है कि स्वागत होता है सबसे पहले जब आप आते हैं, लेकिन खड़ा होना पड़ता है वो गेस्ट को भी। थोड़ा सा खड़े होइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। अरे लिहाज क्यों करते इतना? खड़े होइए तो पूरे ढंग से खड़े होइए और अधूरे मन से कुछ ना करिए डॉक्टर साहब। अगर मन ना हो तो मत करिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। वो कुछ लोग थोड़ा सा समय लेते हैं खुलने में, तो वक्त लगेगा, है ना। प्यार का पहला खत लिखने में, हाँ, लिखा है कभी आपने? लिखा होगा तो बताएंगे थोड़ी ना हमको। आप जवानी में लिखा है ना? हाँ, तो थोड़ा वक्त लगता है खुलने में, लेकिन आदमी धीरे धीरे खुलता है फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 सिरे हैं। पहला सिरा है मनरेगा पर कांग्रेस ने एक रैली की भी बात कही है। पूरे देशव्यापी रैली वो करने जा रहे हैं और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स वो अपनी तरह से मनरेगा के बारे में रख रहे हैं। वो मनरेगा जिसका नाम सरकार ने बिल के द्वारा अब कर दिया है विकसित भारत जी राम जी। वो ये इसके ऊपर तो आज सरकार ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भाई जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो एक खबर का सिरा ये है। वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, मैं उसके बारे में रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब सैटरडे को शो किया था, मैंने उसमें बात रखी थी
और जयराम जी ने जो कहा था कि विनाश भारत है, उसके बाद सरकार ने भी एक बात रखी है, जब तथ्य बोलते हैं तो भ्रम ध्वस्त हो जाते हैं, भ्रम जो है वो ध्वस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि उसको अपग्रेड किया गया है, और जो अपग्रेड किया उनका कहना है कि 100 दिन था पहले, अब जो है वो 125 दिन है। उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन था, सरकार कहती करप्शन था, लेकिन उस करप्शन को 0% करने के लिए उन्होंने कहा कि आधार को और बायोमेट्रिक्स की मदद ली जाएगी, जिससे कि लीकेज जो है, जो करप्शन जहां होता है उसको रोका जाए, और जी राम जी से फर्जी जो लाभार्थी थे उन पर रोक लगाई जाएगी। और ज्यादा बजट एलोकेट किया है। उनका कहना है कि 2011 या 12 में लगभग, या 12 या 13 में 33,000 करोड़ था, जो कि अब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट इसमें प्रोविजन यानी 3 गुना से ज्यादा बढ़ाया है इन्होंने। तो ये बात, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सरकार ने रखी। लेकिन एक बात और है, जो मैंने बोला वो तथ्यों के साथ बोला है। अगर समाजवादी को कंफ्यूजन होगा तो वो जरूर पूछ लेगी हमें, क्योंकि हाँ, वो तुरंत कंफ्यूजन होता है, वो मैं तुरंत बता दूंगा, क्योंकि जो मेरी रिसर्च टीम है उसके मुताबिक मैंने ये बात रखी। लेकिन आपके पास अगर कोई फिगर होगी तो आप जरूर मुझे बताएंगे। एक सिरा खबर का ये था, और एक खबर का सिरा ये रहा कि प्रधानमंत्री ने आज लगभग देश के सारे अखबारों में आर्टिकल आया, और वो था सोमनाथ के ऊपर। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने 1026 में आक्रमण किया, और वो 1026 के 1000 साल बाद यानी 2026 में उस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने आज आलेख में किया। और उन्होंने कहा कि 1000 साल पूरा होने पर जो उन्होंने लेख लिखा, उसमें कहा हमला जो था वो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था, जब 1026 में 1000 साल पहले किया। मोहम्मद गजनवी ने वो तो लूट कर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे कोई नहीं छीन सकता। सोमनाथ सभ्यता की गहरी समझ देता है। वो जो मंदिर है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो हमारी गहरी समझ हमको देता है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार पटेल के हाथों, जो पहले गृह मंत्री थे, उनके हाथों में था। लेकिन वो रखा जरूर, नींव की निर्माण डाला उन्होंने, उसमें थे वो, लेकिन जब वो मंदिर तैयार हुआ तो उनका देहावसान हो चुका था। तब राजेंद्र प्रसाद जी गए और एक जिक्र उन्होंने किया, मुझे मालूम है वहीं से आज की जो डिबेट है वो शुरू होगी। और वो उन्होंने कहा था कि जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो बहुत उत्साहित नहीं थे। उत्साहित शब्द का था उपयोग, कि बहुत उत्साहित नहीं थे कि सरकारी लोग या मंत्री या लोग विभाग के वहां जाएं। लेकिन जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, वो गए और उसमें सम्मिलित हुए, और वहां से उन्होंने एक मैसेज भी दिया। वो जो मैसेज है जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया। तो पुनर्निर्माण सिर्फ जो है वो शब्द ये नहीं होता कि मंदिर का निर्माण होता है, वो वहां तक ले जाते हैं जब हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक समृद्ध भारत की तरफ एक सपना, एक दायित्व लेकर चलते हैं। ये बात है, यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आज पहली बार आए हैं तो उनको थोड़ा समझने का भी मौका मिल जाएगा, तो थोड़ा सा राहत भी मिल जाएगी। मैं आज बीजेपी से शुरू करता हूं, उसके बाद देन यू रिस्पॉन्ड, थोड़ा सा देख के समझ के भी हो जाएगा। जी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब विकास को विनाश के चश्मे से देखते हैं, और जिनके दिल में सत्ता सेवा का भाव के रूप से जन्म ले लिया हो, जिनके दिल में विकास को देखने के लिए राजनीतिक अंधापन आ गया हो, वो विकास को विनाश के रूप से ही देख सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक स्टेटमेंट कोटेड है। दूसरी बात, आज सोमनाथ मंदिर जी की भी बात हो रही है। बेशक वो देश की सबसे बड़ी त्रासदी थी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं दर्शन भी किया हूं, और वहां के लेजर शो के उसके इतिहास को भी देखा हूं, समझा हूं, और बैठकर जानने का प्रयास भी किया हूं। लेकिन हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए सर कि मानसिकता कितनी भी क्रूरता भरी क्यों ना हो, कितनी भी घृणा दृष्टि की क्यों ना हो, लेकिन
भक्ति के आगे, संस्कार के आगे वो बौना ही दिखता है जिसका जीता जागता एग्जाम्पल लहराता वो ध्वज हमारे सोमनाथ मंदिर पे दर्शाता है। और सोमनाथ हमारा प्रतीक है, वो महादेव का प्रतीक है जिसने जहर को पी के सदैव देश में अमृत देने का काम किया है। वो महादेव का प्रतीक है जो अपने ऊपर त्रासदी झेलकर लोगों के अंदर मिठास और संस्कार बांटने का काम किया है। और उस त्रासदी को जब हम याद करते हैं तो कुछ लोगों के मुखौटे भी साफ होते नजर आते हैं, कुछ लोगों के चाल चरित्र भी साफ नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से भारत की सनातन संस्कृति को लेते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ा है। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको अपने संस्कृति पे अफसोस होता है और वो उसका नाम खुले तौर पे नहीं ले सकते और सीना ठोक के नहीं कह सकते कि हमारी पहचान सनातन है और हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन पहले हम सनातनी। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट है बीजेपी का, जिसका मैंने दो सिरे आज बताए। एक सिरा मैंने बताया था कि मनरेगा था, जिसका कि नाम अब विकसित भारत जी राम जी है, और वह दूसरा सिरा था सोमनाथ, जिसके बारे में उन्होंने बात जिक्र किया। नाउ डॉक्टर साहब आपका है जी, आपकी बारी, अब आगे आएंगे आप जी। देखिए, भाजपा की जो है कई दिनों से राजनीति इस तरीके की चल रही है कि धर्म के आधार को लेकर जिस तरीके से भाजपा जो राजनीति कर रही है, उस समय जो नेहरू जी के समय में जो हालात थे, वो हालात देश मासी बदहाली से गुजर रहा था। उस समय वक्त की मांग थी कि मासी बदहाली को दूर किया जाए। हमने देश की बुनियाद रखी है, हमने जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में आज हमने, नेहरू जी ने इसरो दिया, एम्स दिया। नेहरू जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? जिस तरीके से नाम बदलने को लेकर जो भाजपा राजनीति कर रही है, मनरेगा का नाम जो बदलकर इन्होंने जी राम जी जो किया है, उसमें बहुत तरीके से आप देखेंगे तो उसमें 90-10 का रेशो था। 90% जो भागीदारी थी वो केंद्र सरकार की थी और जो 10% भागीदारी थी वो राज्यों की थी। आज इन्होंने 60% जो भागीदारी की है वो केंद्र सरकार की है और 40% राज्यों की है। इससे राज्यों के ऊपर जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, उस अतिरिक्त भार को बहुत सारे राज्य वहन नहीं कर पाएंगे। करीब 55,000 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्यों के ऊपर पड़ेगा, जिसको बहुत सारे राज्य वहन नहीं कर सकते। आज जिस तरीके से राज्यों को भेदभावपूर्ण केंद्र सरकार का जो रवैया रहता है, उनका हिस्से का पैसा नहीं दिया जाता। जिस तरीके से जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का हिस्सा भी उनको नहीं दिया जाता समय पर। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज देश के सामने बहुत सारी जरूरत। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, ओपनिंग स्टेटमेंट है। नाउ द सेकंड टर्म बीजेपी का फिर से जी। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता पहली बार है, मैं उनका स्वागत करता हूं व्यक्तिगत रूप से भी। हाँ। और बड़े शालीनता करना भी चाहिए, बढ़िया बोला डॉक्टर साहब ने, बहुत बढ़िया बोला। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पहली बार आए हैं और बार बार आएंगे, तो ऐसा नहीं कि जो बार बार आता है उसके साथ आप जो है और तरह से पेश आते हैं। जो पहली बार आए उससे पहली दूसरी तरह से पेश आते हैं। भैया जी, हम तो बस यहाँ पे इतना जानते हैं कि ये ऐसा लोकतंत्र का मंच है जहाँ यहाँ से लोग सांसद बन के निकल गए और मैं भी उसी कड़ी में आपके मंच। तो तुम्हारी निगाह सांसद बनने पे है? हमारी निगाह लोकतंत्र को जीवित रखने पे है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस समय नेहरू जी ने बागडोर संभाला। बेशक जब देश आजाद हुआ था तो अनेक चुनौतियां थी, लेकिन आदरणीय नेहरू जी को पेरिस से सूट मंगाने के लिए टाइम मिलता था, अच्छा बूट पहनने के लिए टाइम मिलता था, लेकिन सेना को बूट और सूट देने के लिए समय नहीं मिलता था। अरे इस तरह का तर्क देकर आप अपनी देश की विरासत व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं आप। नहीं सब व्यक्तिगत राजनीति में कुछ नहीं होता। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपका चाल चरित्र सब पब्लिक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर पॉलिटिक्स में आए हो साहब तो व्यक्तिगत और पर्सनल को छोड़कर पब्लिक के लिए जिस दिन आप जीना सीख जाएंगे, आप राजनीतिक में अपने आप को सेवा लिए समर्पित करना सीख जाएंगे। Right. एक बात सर, लास्ट बात, इन्होंने कहा कि 40 और 60 का रेशियो बता रहे हैं। अभी भी देश की जनता को ज्ञात होना चाहिए, जो पहाड़ी इलाके हैं लाइक हिमाचल और जहां पे एक्स्ट्रा बजट देने की आवश्यकता है, 90 और 10 का रेशियो है। तो गुमराह ना करें, मजबूत रूप से वीवी जी राम जी आया है। योजना का विरोध है या राम का विरोध है, स्पष्ट करना होगा। राइट, योजना का या राम का? कांग्रेस को एक बार सेकंड क्लैरिफिकेशन जी। देखिए, इनकी ये जिस विचारधारा से आते हैं, एक मिनट भाई सुन ले, कोशिश करो सुनने की। हाँ जी। देखिए, ये जिस विचारधारा से आते हैं, ऑडियो बढ़ा देना बाबू। हाँ। ये जिस विचारधारा से आते हैं वो गांधी विरोधी विचारधारा से आते हैं। इनको गांधी के नाम से आपत्ति है, इनको राम का नाम नहीं जोड़ना है। राम के नाम पे भाजपा ने बड़े लंबे अरसे तक राजनीति करी और बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने वोट बटोरे, लेकिन आज जो है, आज अब इनका मुंह नहीं खुलेगा। आज ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि मोदी को जो है, मुझे मालूम है कि मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
रशिया से तेल कम खरीद रहे हैं। इन सवालों का जो जरूरी सवाल है उनको जवाब नहीं देंगे। जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए इस तरीके की बातें इनके द्वारा की जाती है। इनका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है कि नेहरू जी के बिना अगर इनकी राजनीति नहीं होती, क्योंकि नेहरू जी की बात करेंगे तो इनको आज की जवाबदेही से जवाबदेही पॉइंट। जी जी जनाब जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे अभी। ये कह रहे थे कि ये ऐसी विचारधारा से आते हैं जो कि महात्मा गांधी का विरोध करती है। पहले तो इनसे पूछिए कि महात्मा गांधी जी जब स्वर्गवास हुआ था उनका, उस समय में उनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और वही कांग्रेस है जिसने इस देश की सर्वोच्च अदालत में लिख कर दिया था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उस राम सेतु जो कि भगवान श्री राम लला विराजमान, वो ये कहते हैं कि आप राम की राजनीति करते हो। सर वो ये कह रहे हैं कि हम गांधी की राजनीति ही नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं, स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी की पहले 12 अक्टूबर को शुरू किसने किया? क्या 60 साल तक कांग्रेस के पैर में मेहंदी लगी हुई थी या हाथों में इन्होंने? बड़ा जबरदस्त मेहंदी लगी थी कि क्या फूल लगे थे, तमाम सारी बातें। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? जी दिल्ली में पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कविता है जी। जी कविता जी, कुछ कहना है आपको, कुछ बोलना है? सर मैं यही कहना चाहूंगी, राम का देश है, राम का रहेगा। जितनी मर्जी राजनीति करो या मत करो, राम का अस्तित्व कोई मिटा ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी, अच्छा पूरी कर लो, जल्दी करो, लेकिन क्विक। गांधी जी की विचारधारा क्या थी? सब समान होने चाहिए। आजादी के बाद इस भारत के अंदर मातृशक्ति को इज्जत कर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आप 60 साल तक क्या करते रहे? गरीबों को पक्का मकान देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। आप क्या करते रहे? उसके अलावा मेरे गरीब भाई बहनों को उच्च मेडिकल सुविधाएं देने का काम किसने किया? वो नरेंद्र मोदी ने किया। तो आप क्या छुन कर रहे थे क्या? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या बजा रहे थे? छुन कर रहे थे क्या? ताता था या नो, समाजवादी पार्टी। शंकर का नाम हमारे देश का कंकड़ शंकर है। हाँ। वहाँ शंकर की महिमा बता रहे। शंकर वो थोड़ा फिरोजाबाद में भी पता कर लेते। सब जगह पता कर लेंगे, सुनते जाइए, आपको भी आराम मिलेगा। अरे हम तो कौ स्टेटमेंट बता दें, लेकिन वो डिरेल हो जाएगी, डिबेट उधर चली जाएगी। नहीं तो आप ही के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सुना स्टेटमेंट देखा होगा आपने। फिर बहुत सारे वो भी नहीं, हम तो ताजा स्टेटमेंट बता रहे हैं। मंत्रियों का भी बता दिया। हम सारे बताएंगे। शंकर, अरे बोले दो। शंकर जी जहर पीते हैं। हाँ। और आप लोग जहर उगलते हैं। शंकर पीते हैं जहर, और ये बीजेपी वाले आपके मुताबिक जहर उगलते हैं। हाँ। यही लोग हैं जो 80-20 का नारा देते हैं। हाँ। यही लोग हैं जो अली बजरंगबली का नारा देते हैं। यही लोग हैं शमशान कब्रिस्तान का नारा देते हैं। और बात किसकी? बात करेंगे राम, जो त्याग है, तपस्या है, प्रेम है, सद्भाव है, उनकी बात करते हैं। उनके बारे राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जाना नारा। और राम शंकर जी की बात करते हैं। और शंकर जी कौन? जो जहर को पीते हैं। ये जहर उगलते हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपने उन्हीं भावा। इन्होंने कहा कि जहर पीते हैं शंकर जी, तो यह सनातन ने भी तो जहर ही पी गया जब हजारों राम भक्तों को गोलियां चला के आपने उस नदी में, सरयू में बांध के फेंका। तो ये जो पूरा भव्य बहुसंख्यक समाज था, अगर अपने घर से बेलन और चिमटा लेके भी निकल पड़ता तो एक समाजवादी को भागने के लिए जमीन को पड़ जाती। बड़े कितनी जोर से बोल रहे हैं। वही नेताजी के मुख्य सचिव कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा ने दिया आदेश और उनको क्या बना दिया? देखो सुनो मेरी बात। देखो उस दिन नृपेंद्र मिश्रा वाली डिबेट उस दिन तय हो गई थी कि देखो मेरी बात सुनो। जब मैंने कहा कि इंदौर वाली बात आई तो तुमने कहा कि अधिकारी दोषी हैं। फिर तुमने कहा नहीं अधिकारी नहीं, नेता दोषी हैं, इस्तीफा दें। तो फिर सवाल यह है कि कौन कहाँ दोषी है, इसको तो पहले मान लो।
बात ये भी करो कि नेताजी को दोषी बना रहे हो, तो मैं भी पूछूंगा कि उधर मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने के लिए नृपेंद्र मिश्रा ही मिले थे, उनको तो बना दिया और दोष हम पे देते हो। और जहां तक मनरेगा की बात है, गांधी जी का नाम हटाने की बात है। गांधी जी कौन थे? जो हेराम बाद में भी बोला कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। उनके भी मुख से अंत में राम नहीं आता, लेकिन गांधी जी राम बोले। देखो, चाहे 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 कोई हो, चाहे कोई हो, राम आखिर में आता ही है मुंह से। हाँ, आता है। भैया जी, हमारे दुबे भाई साहब कह रहे थे कि ये लोग जो है जहर उगलते हैं और ये 80-20 बजरंग बली अली बजरंग बली। अरे हम बेशक करेंगे 80-20 इस रूप से करेंगे कि 80% जो हमारे हैं उनका भी विकास करेंगे और 20% का भी विकास करेंगे। बजरंग बली का भी देखेंगे और आपके पर्व जो अली को मानते हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन फिर मैं कोट करूंगा, देश की सनातन संस्कृति पहचान है और इसके लिए सीना ठोक के खड़ा होंगे, कोई शक नहीं है। अब ये बात आते हैं इनके बात पे, कह रहे बार बार नेहरू जी को ले आते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं। सर, जब इस देश का बच्चा जन्म लेगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसको ये नेहरू जी याद आएंगे। वो इसलिए याद आएंगे और इसलिए याद आएंगे कि राहुल जी बता रहा हूं, बिल्कुल। अरे चचा नेहरू हम भी कहते थे, लेकिन जब बड़े होके इतिहास ज्यादा पढ़े ना, तब समझ में आया कि चचा नेहरू ने आधी टॉफी बांटी, पूरा चॉकलेट अपने गांधी परिवार को। एक मिनट, यू हैव टू वेट जी। देखिए, जिस तरीके से मैथिल साहब और भाजपा के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, चिल्लाने से बात नहीं पहुंचती। बात मतलब बात फैक्ट और फिगर्स पे बात होनी चाहिए। जिस तरीके से राम की बात थे, तो राम की बात कर रहे थे, तो वहां क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया? क्या वो एक आदिवासी का अपमान नहीं था? जिस तरीके से जितनी जोर से चिल्ला रहे हैं इस दिल्ली के प्रदूषण में, तो क्या फेफड़े जोर से, जब अगर जोर से चिल्लाएंगे तो हो सकता है फेफड़े बाहर भी आ जाए, क्योंकि मोदी जी ने इतना कमजोर कर दिए। मोदी जी कह रहे थे सदन के बाहर खड़ा होके कि मौसम का मजा लीजिए, क्या प्रदूषण का मजा ले? इसी तरीके से चिल्ला के अपनी बात थोड़ी पहुंचाई जा सकती है। क्या द्रौपदी पे एक भी आदमी बोलेगा? राइट। अब साहब ये डिबेट, नहीं बिल्कुल दोनों पे आऊंगा। ये डिबेट पब्लिक डोमेन का डिबेट है और पब्लिक के सामने खड़ा होकर सीना चीर के चिल्ला वही सकता है जो सच पे खड़ा और अड़ा रहता है। अरे पीछे बैकलॉग घोटाला का नहीं है साहब, पीछे बैकलॉग परिवारवाद का नहीं है, पीछे बैकलॉग ऐसा नहीं है कि कोई हम पे यह इल्जाम लगाए कि 55 साल राज करने के बाद भी शौचालय की चिंता नहीं कर पाई, तो चिल्लाओगे खाक। जब यह पूछा जाएगा कि 2 एम्स से 16 एम्स आपने क्यों नहीं बनाए, तो चिल्लाओगे खाक। जब यह पूछा जाएगा 7 किलोमीटर रोड से अब 34 किलोमीटर रोड क्यों बन रहा है, तो चिल्लाओगे खाक। जब यह पूछा जाएगा कि महिलाओं का इंपावरमेंट क्यों नहीं पाए इतने दिनों तक 33% का, तो चिल्लाओगे खाक। जब यह पूछा जाएगा रेली ठेली वाले जो यहां लगाते हैं ठेला, उसको पेंशन की चिंता नहीं की, तो चिल्लाओगे खाक। आप वही चिल्ला सकते हो जहां सैप पित्रोदा, जो सोरेस की पार्टी चलती है इटली और बैंकॉक में, भारत में वही चिल्ला सकता है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। साहब फेफड़ा क्या जान निकाल के दे देंगे इस देश के लिए, क्या बात करते हो? देखिए, नेहरू जी को जो ये गाली देते हैं, अगर नेहरू जी ने जो बनाया है, अगर नेहरू जी कुछ नहीं करके जाते तो ये बेचते क्या? इनसे पूछने की बात है कि बेचते क्या? अगर नरेंद्र मोदी की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने जी राम जी बिल को लेकर जो बात करी है, क्या जी राम जी बिल में ये कहते हैं कि भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार था, तो 11 साल से इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों होने दिया? तब से इतनी समझ नहीं थी इनके, जब 240 पे आ गए तो इनके अंदर समझ आई। राइट, टेकन पॉइंट जाना जी, बोलिए जरा जी। देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि 13 महीने हमने काफी डिबेट किया था, उसमें कृषि कानून। एक मिनट को रुको, क्या हो गया? हल्ला क्या? हाँ जी बोलो। आज अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेहरू जी को ला रहे हैं और पार्टी की चिंता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, और राम की चिंता कांग्रेस वाले करे, तो ऐसा लगता है जैसे कि पानी में ये लोग मठा डाल रहे हो। इन लोगों की सोच और विचारधारा सीधी सीधी भारतीय संस्कृति के विरोध में है, और चिंता तो इनको बंगाल की करना चाहिए, जो बंगाल के अंदर इन्होंने हिंदू संस्कृति का कत्ल कर दिया है। आज भारत का संविधान पूर्ण रूप से बंगाल के अंदर मर चुका है। आगामी दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अभी एजेंडा रखा है कि हम पुनः बंगाल को जीवित करेंगे और भारत का पॉइंट। ठीक है जी, आपका पक्ष है। मैं कह रहा हूं सर, 1026 में नेहरू जी थे नहीं, ना कांग्रेस पार्टी थी।
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो नेहरू जी के ऊपर और मजबूती से आरोप लगा देते। तो मना रहे होंगे कि भाई 1026 में 1000 साल पहले ही नेहरू जी क्यों नहीं आ गए। अरे भाई नेहरू जी ने तो इस देश को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज हम लोग गर्व से अगर कहते हैं तो उसके फाउंडर रहे नेहरू जी। और मैं एक चीज कहूंगा, तथ्यों के आधार पर कहूंगा, 13 महीने तक इस देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर डिबेट चली थी, जम के डिबेट चली थी, और बीजेपी के तमाम लोग मजबूती के साथ खड़े थे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि खूब डिबेट कर करके अंतिम में जी राम जी में इन्हें संशोधन करने की जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि तथ्य मैं भी कुछ रखूंगा सर। नहीं तो अगर कोई आपका ऐसा पॉइंट है जिसको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सर, उसको रखा जाना चाहिए। उसको अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो सरकार लेगी, उसमें कहां से। लेकिन आप सिर्फ ये कह के भागे कि नहीं मैं बहस, भागे मत। आप कोई पॉइंट लाइए, सुझाइए, उसको रखिए और लेना पड़ा। मैं तथ्य रख रहा हूं सर। 25 अप्रैल 2025 को ग्रामीण विकास विभाग के जो संसदीय समिति है उसने रिकमेंडेशन किया, और हम लोग जानते हैं कि संसदीय समिति में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष तमाम लोग होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत भी होता है, और उसमें समीक्षा की गई थी मनरेगा की योजना को लेकर, और उसमें बताया गया कि मनरेगा की योजना बहुत शानदार योजना है, बड़ी खुशी वाली बात हुई। उसमें यह भी बताया गया कि मनरेगा को लेकर बहुत सारे राज्यों में जो है कि राज्यों को बजट जो है रोका गया है, उसको बजट जो है कि और आवंटित किया जाए। तो उसमें तो तमाम हर तरफ मनरेगा की प्रशंसा हो रही थी। तो 25 अप्रैल को मनरेगा की प्रशंसा हो रही थी 2025 को संसद में। जब संसद में अचानक से 15 दिसंबर को आप ये स्कीम लेके आते हैं, विपक्ष के लोगों को पढ़ने का ज्यादा मौका भी नहीं मिलता है। पहले कहा गया कि नाम बदला जा रहा है, फिर चलिए डिबेट भी हुआ, सब कुछ हुआ। अरे कम से कम संसदीय समिति को दे देते, वहां पे मंथन होता। मैं आपका सवाल का, आप जब सारा पैनल हो गया, उन्होंने कहा कि बदला नहीं। भाई आराम से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम यहाँ पे आओ, बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कानून नहीं बदला है, अपग्रेडेशन हुआ है, अपग्रेड किया है। 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन है। और आप बताइए, आने वाला समय तो जिस मौजूदा समय में रहते, मूंगफली वाला भी कहता है कि ये लगाइए और डिजिटल से पैसा दीजिए। 99% पैसा जो है वो डिजिटल से जाएगा। जो काम गलत हो रहे थे उसको रोका जाएगा। तो क्या ये गलत है या सही है, आप मुझे बताइए। देखिए, सबसे अभी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर करीबन, आपके चिंतन में बैठे इसी पे सवाल पे आ रहा हूं मैं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश सरकार के अगर बजट को हम लोग देखें 2025-26, तो उस समय ही उत्तर प्रदेश सरकार 9 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई थी। अब बताइए, अगर उत्तर देखिए, जो अक्सर ये लोग कहते हैं ना, मैं सुन लिया आपका सवाल, लोग कहते हैं अक्सर कि वो 40% स्टेट कहां से लाएगी। स्टेट बांटेगी बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, हर चीज फ्री। सुनिए, वहां रहिए। अब आपको लगने लगा। और सर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आप चुनाव जीतने के लिए फ्री बांटिए। और ये बात दोनों तरफ लागू होती है, हर तरफ, कोई भी स्टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। मेरी बात सुनिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अरे भाई साहब आप बात सुनिए फिर आएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे हिमाचल हो, आपको सत्ता में आने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटनी है। फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं आप, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं कैसे करूं, बताइए। नहीं, देखिए, एक काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है कि राज्य सरकार जो है कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है। लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये कानून, जो नरेगा कानून आया था 2005 में, वो गारंटी दे रहा था, वो लोगों को लाभार्थी नहीं बना रहा था, वो अधिकार दे रहा था। अधिकार जब कोई चाहता है तो मुझे एक पॉइंट बताइए, वो अधिकार दे रहा था, मानता हूं, मैं आपसे बहस करता हूं। ऐसा एक पॉइंट बताइए जो मौजूदा समय हो वीवी जी राम जी में, जिसने अधिकार छीन लिया हो, अधिकार, काम के अधिकार को छीना हो, बताइए। सर, वही तो बात हम लोग कर रहे हैं कि जब आप 40% राज्यों, भाई साहब वो पॉइंट, मुझे पॉइंट बताइए, वो कौन सा पॉइंट है जिसमें अधिकार छीना गया, मैं बता दीजिए। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर राज्यों के पास पैसे नहीं होंगे, उनकी वित्तीय हालत खराब होंगे, जब वो 40% का बजट वो दे ही नहीं पाएंगे, 60% का केंद्र का बजट कहाँ लागू होगा। मेरी बात सुनिए, सारी स्टेट में नहीं है, बहुत सारे स्टेशन हैं जहां पे 9 और 10 का है। जी प्लीज रिस्पॉन्ड। राहुल भैया, अब राहुल गांधी जी के संपर्क में ज्यादा तो नहीं, सीधे मुद्दे पे आओ यार, मुद्दे पे आओ यार। मुद्दा है भाई साहब, नो मुद्दा इसलिए है कि बेकार वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये गुमराह रहेंगे तो एक नेता गुमराह है ना, इसलिए पूछ लिया मैं। नहीं बात, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर। ये कह रहे हैं स्टेट में वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेट में रूलिंग गवर्नमेंट किसकी है? चिंता तो हमें होनी चाहिए था ना। हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे क्या साहब? जब बात हम ये कह रहे हैं कि जो योजना हम लेकर आए, उस योजना का विरोध आप केवल नाम को लेकर करना शुरू किए। जब नाम के लिए देश में समर्थन नहीं मिला
रहा तो कंटेंट को लेकर विरोध करना शुरू किए। जब गांव के किसान निकल के स्टेटमेंट देने लगे तो उसको लेके बजट एलोकेशन को लेके विरोध करना शुरू किए। विरोध के लिए विरोध नहीं जी, कहने का विषय यह प्रतीक भैया कि मैं भगवान से यह निवेदन करता हूं कि किसी दिन नरेंद्र मोदी जी को यह बुद्धि वक्तव्य में ना दे दें कि देश की जनता मैं 8 बजे आऊंगा, यह बोलूंगा कि आप लोग नियमित तौर से अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, नजर आएंगे खराब खाते पीते लोग। विरोध करना तो कुछ भी करोगे साहब। एक पॉइंट और मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, हर विषय पे आ जाते हैं। इनको यह पूछना होगा कि नेहरू जी को क्यों ले आ रहे हैं सोमनाथ मंदिर पे। दिक्कत यही है कि जब हम अपने देश की संस्कृति को अपने जैन जी को बताते हैं तो इनका क्यों सीना फड़फड़ाता है। इतिहास निकल कर आ जाएगा, इसलिए पुराना खोद के निकल आ जाएगा इतिहास, इसलिए ताकि जैन जी को समझ ना आ जाए कि जो पहले हमने कब्र खोदे थे गंदगी की, दुष्टता की, घृणता की, वो अगर जैन जी जान गया तो अभी तो वोट मिल नहीं रहा, फ्यूचर में और बंटाधार है जी। समाजवादी में अच्छा ये कांग्रेस को देते हैं, आज पहली बार आए, ये पहली बार आए जी। नमस्ते। हाँ जी, देखिए इतिहास की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। इतिहास तो ये भी है कि 53 साल तक आपने तिरंगा नहीं फहराया था और आपके जो संगठन है आरएसएस से जवाब दे दे। इसी डिबेट में कम से कम सैकड़ों बार इस साल का जवाब दिया गया। आप एक बार फिर से दे देना, कौन सी ऐसी बात है। इतिहास तो बहुत सारे कुरेदे जाएंगे, अगर फिर कुरेदे जाएंगे तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन और आजीविका का अधिकार देता है लोगों को। और इसमें आपने अभी फैक्टर एंड फिगर की बात करी अभी राहुल जी से, तो जिसमें कि ये कहा गया है कि 15 दिन का अगर रोजगार सरकार नहीं देती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें बेरोजगारी भत्ता देने का कोई किसी तरीके का प्रावधान है। नहीं, उसको किसी तरीके से स्पष्ट नहीं रखा गया है। लोगों को भ्रम में रखा गया है। अगर नाम बदलने से भ्रष्टाचार खत्म हो तो हिंदुस्तान का नाम बदल दे। राइट, ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट रखा गया। यही मैं कह रहा हूं कि डिबेट में बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको कभी साफ तौर से रखा ही नहीं जाता। वो बहुत स्पष्ट तौर से राहुल देखिएगा, एक बार कंफर्म करिएगा। मैं अच्छे पैनलिस्ट के तौर पे इनको कहता हूं, डेटा कभी कभी मिस हो जाता है, मैं इनकी गलती नहीं मानता हूं, हो सके स्लिप कर गया उनके माइंड से, ठीक है। लेकिन ये नोटेड स्टार्क मार्क पॉइंट है कि अगर 15 दिन तक काम नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो उनको बेनिफिट मिलना है, भत्ता मिलना है, उसके श्रेणी में वो आएंगे। और ये इनको शायद ये नहीं पॉइंट मिस हो गया होगा। मैं इतना स्पष्ट कर रहा हूं, हम रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये विरोधाभास लाने की। आइए जी, समाजवादी पार्टी। हाँ जी, मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से रोजगार बढ़ना चाहिए, क्योंकि 125 दिन की बात हुई है। जो मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो बाकी दिन क्या करेगा, वो भी होना चाहिए। अभी तो गारंटी 125 दिन की क्या 100 दिन की जो गारंटी चल रही थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी, कहीं 45 से 50 के बीच झूल रही थी। वो लगातार यही चल रहा था, कोई अभी की बात नहीं है, पहले भी चल रहा था। तो मजदूरों का नुकसान ना हो। दूसरा, अभी जो प्रावधान किया है, जब खेती किसानी का काम होगा तो 2 महीने का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि खेती किसानी में लोग लगते हैं, जब मजदूर की जरूरत पड़ती है। हाँ, वहाँ जरूरत पड़ती है। जबकि जानते हो कृषि क्षेत्र में 46% लोग, पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है वो कहता है कि 46% लोग कृषि में लगे हुए हैं। उसमें भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो 60% पुरुष और 78% महिलाएं लगी हुई हैं। जब वहां से पहले ही बहुत ज्यादा लोग हैं तो फिर इधर क्यों बढ़ाया गया? आपको फिर ये पॉइंट नहीं क्लियर है, आप बोलिए फिर से बोलिए। भाई, जैसे कृषि क्षेत्र में पहले से लोग बहुत ज्यादा हैं, अब आप यहाँ की लेबर रोक करके कि 2 महीना के वो कृषि क्षेत्र में जाएंगे। देखिए, पहले बात तो समझिए, ये जो मनरेगा है ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ये ग्रामीण क्षेत्र की रोजगार गारंटी योजना है। इसको फैक्ट एंड फिगर यू हैव टू चेक। इसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण तौर से देखिएगा, वो वहीं पे इंश्योर करना होगा। वहीं मैं आ जाऊंगा। देखिए, इस डिबेट में 2 प्रश्न उठे। एक तो जो राज्य है वो 60 और 40 का जो रेशियो है उसके ऊपर पैसा कहां से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत आर्थिक भार है। आपको प्रतीक एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कर्नाटक सरकार का, सिद्धरामैया सरकार का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े हैं। कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने 46 मैकेनिकल रोड स्वैपिंग मशीन अभी किराए पे ली हैं और उस 7 साल के लिए लिए हैं, जिसका कुल खर्चा 613 करोड़ रुपए होता है किराए पे लेने का। और यदि उसको खरीद लेते हैं तो मात्र 138 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। मतलब 138 करोड़ रुपए में जो चीज आप खरीद लेते उसका किराए में आप 600 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसके लिए भी देखो, इसका एक तर्क ये भी होता है, मैंने तुम्हारी बात को छोटा नहीं किया। इसका एक तर्क ये भी होता है कि जब आप चीज खरीद लेते हैं तो उसके लिए एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है और उसके लिए
अरे यार इनका मैंने कोई तर्क ढूंढ दिया विरोधरा, तो तुमने मुझे ताली बजा दी। तो मेंटेनेंस, देखो सुनो मेरी बात, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, इंजीनियर रखना पड़ता है, उसकी तनख्वाह होती है, तो बहुत सारी चीजें। 20 सेकंड, हाँ। मतलब 400 करोड़ रुपए का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बन जाता, 400 करोड़ रुपए की मरम्मत का कमाल हो गया, कमाल हो गया। जब कॉमनवेल्थ गेम में टॉयलेट का रैपर जब 800 रुपए का आ सकता, तो क्या ये नहीं हो सकता? यार क्या बात करते हो, मेरी बात सुनो, 20 सेकंड में आ जाऊंगा। इस मुल्क में जब 800 रुपए का टॉयलेट पेपर आ सकता, वो रोल, तो तुम ये बता रहे हो, मुझे ये तर्क दे रहे हो? हाँ जी, ये तिरंगे की बात कर रहे थे। हाँ। मैं ये कहूंगा, जरा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, हाँ। आप ही की पार्टी में पहले रहे हैं जिंदल साहब। उन्होंने 2005 में जब नेशनल फ्लैग के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे और वहां से जीत के आए थे कि हर नागरिक को अधिकार है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का। उसके बाद हर एक इमारत पे, हर एक व्यक्ति ने अपने छाती पे तिरंगा लगाया था। उससे पहले तक तिरंगा लगाने पे भी जेल जा सकते थे। जी जी जनाब, समाजवादी पार्टी। अरे इनसे एक बात और पूछ लो, बिहार में तो चूहे पुल गिरा गए, बिहार में तो चूहे करोड़ों की शराब पी गए, वो कैसे पी गए वो भी पूछ लो इनसे। हाँ, मैं पूछ लेता हूं। वो पूछ लो। हाँ। अगर जहां मनरेगा की बात है, मनरेगा क्या है भाई, कहाँ की बात है, कहाँ की पता नहीं है। अब अगर नहीं पता हो, बिल्कुल सुन लीजिए। और कई दर्जन पुल अपने आप समाहित हो गए, नदी में कूद के चले गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं बात कर रहे हो, बात कर रहे भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो आपके इसमें भी हो गया। जो आयुष्मान योजना थी, एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों नंबर सेट हो गए। बताइए, ये तो कैग रिपोर्ट थी, आपको पता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में जो भी दिक्कत हो, जैसे 2 महीने के लिए जो कृषि का काम है, उसमें अगर मजदूरों को यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, उन्हें कहा कृषि का काम मिलेगा, कृषि का मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। हाँ। तो उन्हें अगर मनरेगा में काम नहीं मिलेगा तो वो 2 महीने क्या करेंगे? अगर कृषि क्षेत्र में लोग ज्यादा हैं, कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए हैं वो पलायन होते, सारे लोगों को तो नहीं इंश्योर करते हैं। वो एक परिवार में एक आदमी कोई होता है तो उसको इंश्योर किया जाता है। और वो उन्होंने इस बात का किया है कि वो जानबूझ के 2 महीने का दिया है कि उस समय में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा तो नहीं है। जो रोजगार की गारंटी थी वो भी कहीं जयराम जी कर दो, जी राम जी की। जनाब, मेरे पास जो है मिनी ब्रांच है, बैंक का मिनी ब्रांच है, और हमारे पास लोग आते हैं जो कि मनरेगा में उनका नाम डला हुआ है और उनका नाम गांव में डला हुआ है, और वो यहाँ पे पैसा निकाल लेते हैं और वहाँ जिन्होंने उनका नाम डलवाया था उनको आधा पैसा दे देते हैं और आधा पैसा खुद रखते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जनाब, जो कि मनरेगा में उनका नाम है और वो पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन कभी जा नहीं रहे गाँव काम करने के लिए। ये अब इसी पॉइंट को इन्होंने कहा है कि इंश्योर किया जाएगा, और इसको कहते हैं बायोमेट्रिक। बिल्कुल बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होता है कि प्रतीक जी ऑफिस आए या नहीं आए। मैं आ रहा जी, आ रहा जी। क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम बबलू है। भाई साहब ने भाजपा वालों ने भी 80-20 की जो बात करी कि 80% का भी विकास होगा, 20% का भी विकास होगा। किरण रिजिजू ने ये कहा कि मैं खाता हूं, और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिसको गाय खानी वो पाकिस्तान चला जाए, वो पार्टी के बाहर। और किरण रिजिजू मोदी जी के बराबर में बैठते हैं। बिल्कुल ये 80-20 का विकास है सबका। जो मंत्री 2 पहले से थे, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, उनको भी ठिकाने लगा दिया। ये 80-20 का विकास है सर, इन्हीं का विकास है बस खाली। ठीक है, कहने का हक है भाई, वो बोल रहे हैं, अपनी जनता है तो बोले। मैं तो पहले दुबे जी पे आ जाता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है, फिर इन पे जवाब दे रहा हूँ। दुबे जी बार बार कह रहे 2 महीने 2 महीने 2 महीने। अरे साहब, इनको पता होना चाहिए 2 महीने टेम्पररी ऑप्शनल है कि भाई अगर आपको अपने रोपनी में जाना है, और मैं झारखंड के बिल्कुल खेती इलाके से आता हूं, रोपनी के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। 2 महीने का टेन्योर एक्सटेंशन है, इसको कहीं नहीं कोट करते। और जो बात कहा जाता है ना बार बार कि किरण रिजिजू जी ने ये कहा, उन्होंने बीफ कहा था। बीफ मतलब केवल गाय नहीं होता है, ये समझने की आवश्यकता है कि बीफ मतलब गाय नहीं होता है। और दूसरी बात करो, शाहनवाज जी आज भी सीना ठोक के हमारे स्टार प्रचारक है, हमारे प्रवक्ता है, हमारा कद्दावर नेता है, और आपके और किसी के कहने पे टोपी लगाकर विकास की नीति नहीं तैयार करते। बिना टोपी लगाए हर योजना मुस्लिम समुदाय। राइट। देखिए, बीफ की बात करी, भाजपा के प्रवक्ता ने जो बीफ की बात करी है, बीफ जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उनसे चंदा बटोरते हैं भाजपा के प्रवक्ता, उसको लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो विषय को डाइवर्ट करने के लिए आज जो असल मुद्दा है, ट्रंप से नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं? क्यों सरकार जवाब नहीं दे रही ट्रंप को लेकर? ट्रंप को लेकर
ट्रंप को लेकर नरेंद्र मोदी के मुंह से राहुल गांधी ने जब सदन में भी सवाल पूछा, ट्रंप का टे तक नहीं निकल पाया नरेंद्र मोदी के मुंह से। जी देखिए, यही कहते हैं ना कि पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे नहीं प्रॉपर। जब तक ट्रंप ने मोदी जी का नाम नहीं लिया था, मोदी जी ने सदन में अमेरिका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बोला। जिस दिन ट्रंप ने मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी ने भी ट्रंप का नाम लिया। कहने का विषय यह है, बिना नाम लिए भी इस देश में बहुत कुछ अलंकित होता है। बिना नाम लिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पप्पू बोलूंगा तो लोग समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा। टोटी चोर बोलूंगा तो लोग समझ जाएंगे। बोलेंगे गप्पू जब लोग बोलेंगे, फेंकू जब लोग। देखिए कि मुझे मालूम है डिबेट कहां तक चली जाएगी। मुझे जी वेरी गुड समाजवादी नहीं, बार बीफ की बात कर रहे हैं। नहीं बीफ पे बात नहीं होगी जी, नहीं बीफ पे बात नहीं होगी। देखिए हाँ बेटा, तुम बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। क्या नाम है बाबू? अभिजीत। अभिजीत, कहाँ से आना हुआ? यही लखनऊ से ही। जी, क्या काम करते हो? टीचिंग करता हूँ। बोलो। ये बताइए सर, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना गाय की रक्षा की बात करती है, अभी हलाला सर्टिफिकेट रिसेंटली लेके आई है वहां से, बीफ एक्सपोर्टिंग, यहाँ पे नाम का एजुकेशन के नाम पे स्कूल बंद कराते चली जा रही गवर्नमेंट। ऊपर से जितना भी आप देखते टैक्स रेट आप देखिए, वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप प्राइस देखिए, पेट्रोल देखिए, उसमें आप महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ। ये नाम का है कि सर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इनकी गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट के लिए कोई काम नहीं करते। सोशलिस्ट के लिए कोई काम नहीं करते, आप जो है कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करते हैं। भैया जी, सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट वो होता है जो 3 टायर सिटीज में भी अगर आप जाएं तो वहां पे भी अगर महिलाओं को, बुजुर्ग को, युवाओं को अवसर देने की बात हो रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है, स्टार्टअप वहां भी लाने की बात हो रही है, गांव की बेटी आदिवासी महिला बांस के बने सूप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेच पा रही है, वहां भी ई रिक्शा के माध्यम से भी योजनाएं चल रही है, तो वो सोशलिस्ट को ही बढ़ावा देने का बात है। मुद्रा योजना के तहत, चाहे आपके विश्वकर्मा योजना के तहत, हमारे नाई भाई हो, मोची भाई हो, हमारे जो विश्वकर्मा भाई, बेटा सुनना चाहिए, बगैर सुने फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन सबको विकसित रूप से विकास की ओर धारा से जोड़ने का काम अंत्योदय मूल मंच से हमारी। राइट, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं आप। कहाँ से आना हुआ आपका? जम्मू से। जम्मू से। क्या नाम है साहब? राजकुमार। बहुत ठंड होगी साहब? ठंड बहुत है। हाँ तो बोलिए साहब, कुछ पूछना है? हम ये बोल रहे थे कि कांग्रेस वाले बोलते हैं हमेशा राम मंदिर ऐसा या राम मंदिर ऐसा, राम मंदिर ऐसा, तो उन्होंने आज तक क्या किया? कांग्रेस ने आज तक क्या किया? राम मंदिर के बारे में क्या किया? आज अगर ये कोई पार्टी उस मंदिर के बारे में सोचती है, जिनको क्या तकलीफ हो रही है? तो क्या तकलीफ हो रही है? मैं ये कह रहा था कि आप गारंटी की बात करते हैं। नहीं रुको, कांग्रेस से पूछा गया सवाल। राम मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति नहीं करी। राम मंदिर के ताले कांग्रेस ने खुलवाए थे, हमने राजनीति नहीं करी। मैंने आपका जवाब दिया। जिस तरीके से भाजपा जो है नाम बदलकर भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रही है, मुझे ये बताइए कि नाम हटाने से मनरेगा में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? नाम हटाने से नहीं होगा, लेकिन कंटेंट में अपग्रेडेशन से होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। अब बायोमेट्रिक होगी तो कम होगा अपग्रेडेशन। ये पूछ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जी, अगर आप कहते हैं कि ताले हमने खुलवाए थे, तो बंद किसने करवाए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने करवाए थे। कब तक राम मंदिर मानने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? चंदन कुमार मेरा नाम। अरे चंदन, तो फिर चंदन कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। बिहार से। क्या नाम है? राम आशीष चौधरी। राम आशीष चौधरी। राम आशीष चौधरी जी, प्रणाम है। कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ पर आए हैं पीएम साहब से मिलने। किससे? पीएम साहब से। सीधे प्रधानमंत्री से मिलना है? तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम भी बिहार से हो, आपको शुभकामनाएं, आपकी मुलाकात हो उनसे, प्रधानमंत्री से आपकी दरखास्त सुनी जाए। कौन गांव है आपका? चांदी। जिला रोहतास। जिला रोहतास। जी, तुम्हारा बेगूसराय। बोलो भैया। मुझे एक छोटा सा सवाल करना है सर से, कांग्रेस के सर से। हाँ बोलो। कि ये कहते हैं कि हमने देश में, हमारे नेहरू जी ने बहुत कुछ किया। मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, क्या नॉर्थ ईस्ट में 70 साल में आपसे एक ट्रेन चल पाई आज तक?